हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही है। उम्मीद है बच्चों की अब की बार आप बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस फोड़ोगे और उसके लिए हम आपके साथ दिन रात यूं ही लगे रहेंगे। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए भाई, बिना जज्बे के कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सोचते हो भाई खाना खा के यहाँ तक और शाम को मजे में हम रजाई ओढ़कर सो जाएं, तो भैया इससे आपकी नैया डूब जाएगी। क्योंकि यही टाइम है पढ़ने का। जनवरी में इतना कड़ाके की ठंडी होगी, आप वैसे भी नहीं पढ़ोगे उतना ज्यादा। तो अभी ये वक्त है, गोल्डन चांस है, इसको मत गवाओ, है ना। इसी बात पे एक शायरी आपके लिए याद आ जाती है। तो भैया एक दमदार का शेर है कि उम्मीदों के दिए कभी बुझाया नहीं करते, अगर मंजिल दूर है तो पांव डगमगाया नहीं करते, जिनके दिल में है जज्बा मंजिल को छूने का, वो मुश्किलों से कभी घबराया नहीं करते। प्यारे बच्चों, आपको भी कभी नहीं घबराना है अगर मंजिल को भी पाना है। कहते ना कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो भैया अगर मंजिल हासिल करना है तो चलना पड़ेगा। अगर आपका भी जज्बा है 90 प्लस फोड़ने का, अगर आप भी 90 प्लस फोड़ना चाहते हैं भैया, तो अब तो ताल में ताल मिलाकर मजे में पढ़ना होगा। तो आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर जो 5 है, यानी 5वें चैप्टर उपसह संयोजन यौगिक का वन शॉट निपटारा करने वाले हैं। तो बेहद सिंपल तरीके से आज इस चैप्टर का पोस्टमार्टम होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट डोंट वरी, मोनू सर है तो टेंशन काहे का बबुआ नहीं लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए भैया शुरू करते हैं उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करना, जिसमें से पहला टॉपिक आपका है योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक किसे कहते हैं। अब बच्चों ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप बोलेंगे सर इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों लाए हैं, बताते हैं। ये नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो प्रकार होता है वो इंपॉर्टेंट है कि योगात्मक यौगिक क्या है या फिर आणविक यौगिक क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो जो इसका प्रकार है ना, वही पूरा चैप्टर ही है, समझो। उसी टॉपिक पर क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर घूमेगा, पूरा का पूरा निपटारा बस उसी के माध्यम से होना है, ठीक है। बाकी इसमें बच्चों 3 से 4 टॉपिक तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 100 में 100% पूछे जाने वाले हैं, वो भी 3 या 4 नंबरों में। जैसे बात कर ले लिगेंड क्या है, एक लिगेंड के प्रकार, इसके अलावा इसमें आपका संयोजकता का आबंध सिद्धांत वीबीटी, ठीक, इसके अलावा वर्नर सिद्धांत। तो ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं बबुआ। सबसे पहले हम देखेंगे योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक क्या होता है। देखिए नाम से ही जाहिर है योगात्मक यौगिक, योग का मतलब ही होता है भैया जोड़। तो क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक सरल अस्थायी यौगिकों को क्या करते हैं बच्चों, एक आणविक अनुपात में, इसीलिए तो नाम रखा गया है आणविक यौगिक, यानी एक आणविक अनुपात में मिला के जब गर्म करके उसका मतलब उसको वाष्पित करते हैं, तो इसके द्वारा जो एक नया कंपाउंड बन जाएगा, एक नया पदार्थ तैयार होता है, उसी को कहा जाता है बच्चों योगात्मक यौगिक। सिंपल सी परिभाषा रसगुल्लो, रटना नहीं, ठीक है। क्या बोला बच्चों कि जब 2 या 2 से अधिक सरल अस्थायी यौगिकों को एक आणविक अनुपात में मिला करके जब गर्म करके उसको वाष्पित कराते हैं, तो उसके द्वारा जो भी कंपाउंड बनेगा, जो नया पदार्थ बनेगा, वही आपका क्या हो जाता है, योगात्मक यौगिक हो जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे हम कोई ले लेते हैं एक K2SO4 और उसके बाद जैसे भैया Al2SO4 का होल था इस, उसके बाद हम इसमें 24 अणु जल के ले लेते हैं। तो अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, पोटेशियम सल्फेट है, फिर यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट है, यहां जल के अणु हैं। अगर भैया ये सबके सब मिल जाएंगे, ये सबके सब मिल जाते हैं तो क्या बनेगा, K2SO4, ठीक, उसके बाद Al2SO4 और उसके बाद 24 अणु जल के। तो आप देख रहे हैं कि जब ये सभी मिले हैं भैया, इन सबके को एक आणविक अनुपात में मिलाया गया। तो यहाँ पोटेशियम सल्फेट का अणु है, आप एल्यूमिनियम सल्फेट का अणु है और यहाँ जल के अणु है। जब इनको मिलाया गया तो एक कंपाउंड बन रहा है, तैयार हो रहा है, यही क्या कहलाएगा,
योगात्मक यौगिक कहलाएगा। ठीक, आई बात समझ में? अब तो भैया बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट करना है कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी करते चलिए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक, चलिए भैया अब हम योगात्मक यौगिक के प्रकार को देखेंगे कि योगात्मक यौगिक कितने प्रकार का होता है। देखिए बच्चों, योगात्मक जो यौगिक होता है भैया आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक होता है द्विक लवण, एक संकुल लवण, संकुल यौगिक या उपसा संयोजन यौगिक, यही दो होते हैं। ठीक है, तो द्विक लवण, ये मक्खी कहां से आ गई भाई, परेशान कर दी। ठीक, देखिए द्विक लवण होता है और एक उप सहसंयोजन यौगिक होता है। यही क्या होते हैं? योगात्मक यौगिक के प्रकार। तो योगात्मक यौगिक बच्चों दो प्रकार का होता है। सबसे पहला बबुआ हमने बता दिया ना कि द्विक लवण, ठीक, डबल साल्ट। अब द्विक लवण किसे कहते हैं? द्विक लवण क्या होता है? ठीक है ना, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बट हम एकदम सिंपल वाली बताएंगे। द्विक लवण क्या होता है, उदाहरण सहित समझाना होता है आपको। ठीक, तो ऐसे यौगिक जो जल में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाएं, यानी अपने घटक आयनों में ये टूट जाते हैं, अर्थात विलयन में अपनी पहचान को खो देते हैं, उन्हें द्विक लवण डबल साल्ट कहा जाता है। आई बात समझ में? सिंपल सी परिभाषा कि ऐसे मतलब यौगिक जिनको जल पर घोल देने पर अपनी पहचान खो दें। अपनी पहचान खोने का मतलब है कि जल में पूरी तरह से क्या हो जाए बच्चों, मतलब घुल जाए, एकदम से उसी में मिक्स हो जाए, पता ही न चले, अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे भैया आप क्या है भाई, जैसे साल्ट है, नमक को घोल दोगे तो वो क्या है, उसके आयन वियोजित हो जाएंगे, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, उसमें अपनी पहचान को खो देता है। ठीक, पूरी तरह से आयनों में वियोजित हो जाएगा, तो वही होता है द्विक लवण डबल साल्ट। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गया कि ऐसे यौगिक जो जल में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं तथा मतलब अर्थात कह लें कि विलयन में अपनी पहचान को खो देते हैं, अपनी पहचान बनाए नहीं रखते हैं, पूरी तरह से घुल जाएंगे, तो उन्हें डबल साल्ट यानी द्विक लवण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे पोटास एलम, मोहर लवण, कार्नेलाइट। तो भैया पोटास एलम बोले तो फिट करिए, अभी इसका एग्जाम्पल हमने देखा क्या कि K2SO4, ठीक, Al2SO4 और 24 अणु जल के। तो भैया अगर हम इसको जल में घोल देंगे, ठीक, अगर बच्चों इसको अगर हम जल में घोल देते हैं तो ये आयनों में वियोजित हो जाएगा। भाई कौन सा आयन है, यहां पे देखेंगे ये पोटेशियम आयन है, ये सल्फेट है, इधर एल्यूमिनियम है, सल्फेट है, तो ये आयनों में वियोजित हो जाएगा, बोले तो टूट जाएगा, यानी अपने पहचान को खो देगा पूरी तरह से। तो ये हो जाता है क्या चीज, द्विक लवण, यानी डबल साल्ट। देख रहे हैं ना भैया, एक तो पोटेशियम सल्फेट है, एक एल्यूमिनियम सल्फेट है। ठीक है, इसी तरह से मोहर लवण में देखें तो उसमें फेरस सल्फेट होता है FeSO4, उसके बाद NH4 का होल ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट, उसमें भी 2 होता है और 6 अणु जल के होते हैं। तो मोहर लवण भी, मोहर लवण का, ठीक, कभी कभार वो भी पूछा जाता है इससे बहुविकल्पी में, मोहर लवण का सूत्र। तो मोहर लवण याद रखना भैया क्या होता है, FeSO4, उसके बाद क्या होता है NH4 का होल ट्वाइस, और उसके बाद यहाँ पे SO4, फिर 6H2O यानी 6 अणु जल के होते हैं। तो ये किसका फार्मूला हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है, एक मिनट, ये किसका फार्मूला हो जाता है, तो भैया ये हो जाता है डबल साल्ट, बोले तो द्विक लवण है, वैसे देखें तो ये मोहर लवण का फार्मूला होता है। ठीक, आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई ना? बस याद रखना कि ऐसे यौगिक जिनको जल में घोलने पर अपनी पहचान खो दे बबुआ, वो द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे चलते हैं भैया। अगला देखते हैं हम उप सहसंयोजन यौगिक। हमने बोला ना कि 2 टाइप के होते हैं, पहला देख ही लिया द्विक लवण, दूसरा क्या है, उप सहसंयोजन यौगिक अथवा इसी को संकुल यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, संकुल यौगिक। तो उसी का अपोजिट हो जाएगा ऐसे यौगिक जिन्हें जल में या किसी अन्य विलायक में घोल देने पर अपने घटक आयनों में वियोजित
पूरी तरह से नहीं होते हैं। ठीक, अब मतलब आयनों में पूरी तरह से ये नहीं टूट पाएंगे, अर्थात अपनी पहचान बनाए रखते हैं। तो ऐसे यौगिकों को अपन क्या बोलते हैं भैया? उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू भैया अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले बच्चों, बहुत सारे हैं। ठीक, K3 FeCN5 हो गया। ठीक, उसके अलावा जैसे K4 FeCN6, तो ये सब के सब क्या हैं? ये उपसहसंयोजन यौगिक हैं, संकुल यौगिक हैं। और इसी के बारे में पूरा का पूरा ही चैप्टर है। ठीक, यानी उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित परिभाषाएं, ठीक, इसका पूरा सिद्धांत, पूरा का पूरा भैया यही चैप्टर है और कुछ नहीं है। इसी के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया कि उपसहसंयोजक यौगिक या अथवा संकुल यौगिक क्या होते हैं? परिभाषा पूछता है, याद रखना ऐसे यौगिक जिन्हें जल में घोल दें या किसी अन्य विलायक में अगर घोल दिया जाए तो ये आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये क्या है? अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपना अस्तित्व पूरी तरह से खोते नहीं हैं। लाइक दैट एग्जाम्पल आपके सामने है। आई बात समझ में? चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट, हाँ चलिए भैया अब समझिए, शुरुआत हो रही है इस चैप्टर की दमदार तरीके से। अभी तक तो ट्रेलर था, है ना, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए उपसहसंयोजक यौगिक से संबंधित अब हम परिभाषाओं को समझेंगे और ये परिभाषाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सारी डेफिनेशन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, सबसे पहला भी हमने लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, टपकेगा एग्जाम में आपके, याद रखना। पहला है कि केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन किसे कहा जाता है? केंद्रीय धातु परमाणु या फिर केंद्रीय धातु आयन किसे कहते हैं, यह आपको बताना है। ठीक है, तो जिस धातु परमाणु या आयन से लिगेंड बंधे रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अब लिगेंड क्या है वो भी जानना जरूरी है, तो भैया सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर लिगेंड जानेंगे। तो जिस धातु परमाणु से या फिर आयन से, कोई धातु परमाणु हो या आयन हो, उससे क्या है अगर लिगेंड बंधा रहता है तो वही क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, उससे समझना आसान होगा। जिसे अभी हम इसके पहले एक एग्जाम्पल लिए थे, K4 FeCN6। अब ध्यान से समझना, इसमें बबुआ ये क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु। इसी को क्या बोलते हैं? केंद्रीय, क्या बोलते हैं भैया? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। और ये क्या होता है? लिगेंड होता है। अभी इसकी परिभाषा हम अलग से देखेंगे, ठीक है, इसकी परिभाषा आगे देखेंगे। तो पहले जान लो कि ये क्या होता है भैया। देखिए ये जो कोष्टक होता है इसको परिसर बोला जाता है। उपसहसंयोजक का मतलब संकुल परिसर कह लें या उपसहसंयोजन यौगिक का परिसर, ठीक है। और ये जो होता है कोष्टक के जस्ट बाद, इसको केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहा जाता है। और इस वाले कोष्टक के अंदर ये जो होता है इसको अपन लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर होता है उपसहसंयोजन संख्या होता है, सबकी परिभाषा देखेंगे। तो पहले शुरू किया है भैया केंद्रीय धातु परमाणु की। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या बताया बच्चों कि जिस धातु परमाणु या आयन से, तो ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है। तो जिस केंद्रीय मतलब जिस धातु परमाणु या आयन से लिगेंड क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। तो लिगेंड इनसे बंधा है, कितने बंधों के साथ? 6 बंध, यानी 6 उपसहसंयोजन संख्या है, 6 बंधों के साथ। ये क्या है भैया? जो CN है Fe से बंधा हुआ है, तो इसी को कहा जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, या केंद्रीय धातु आयन कहा जाएगा। आई बात समझ में? चलिए भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? कुछ नहीं रटना, बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं जाना, क्योंकि ये बस 1-2 नंबर वाली परिभाषाएं होती हैं, ठीक। बोल देगा कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, उदाहरण सहित समझाओ। तो बस इतना याद रखना कि वह धातु परमाणु या फिर आयन जो लिगेंड से सीधे क्या होता है? बंधा रहता है,
ठीक, वही क्या कहलाता है भैया, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। आई बात समझ में बच्चों? चलिए आगे चलते हैं भैया। अब देख लेते हैं लिगेंड। क्या देखते हैं बच्चों? लिगेंड। तो कोई भी धातु परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो। अब देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु से जो बंधा रहता है लिगेंड कहलाता है। अगर लिगेंड की परिभाषा देखें तो भैया हमने क्या बताया अभी एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों, एग्जाम्पल आपका सेम ही रखते हैं, K4Fe3N6। अब देखिए भैया हमने क्या बताया बच्चों कि ये क्या होता है, लिगेंड होता है, लिगेंड होता है। और ये क्या होता है बच्चों? तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक, तो यहां पर अब आपको यही तो समझना है, तो कोई भी धातु परमाणु या आयन, ये क्या है, कोई ये भी एक धातु परमाणु या फिर आयन है भाई, Cn है, साइनाइड है, ठीक है ना, तो Cn पे माइनस चार्ज होता है। तो ये क्या है, आयन है जिसमें क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो। मतलब ये जो है Cn, ये जो Cn है बबुआ, ये Fe को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा। ठीक, मतलब ये जो लिगेंड है ये केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। ठीक, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, तभी तो इसके साथ ये बंध बनाता है, साझा करता है। तो यही समझना कि कोई भी धातु परमाणु या फिर आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है या इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है बच्चों, वही कहलाता है लिगेंड। ये क्या है बबुआ, लिगेंड है। तो लिगेंड सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अभी देखेंगे इसका हम पूरा लिगेंड के प्रकार देखेंगे। ठीक, अभी तो केवल डेफिनेशन जानिए, परिभाषा जानिए। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अब उपसह संयोजन संख्या हो क्या होती है, उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं। ठीक, ये सब छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, लेकिन आपके एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। ठीक, उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं, या इसी को भैया समन्वयन संख्या बोलता है। उपसह संयोजन संख्या कहेगा या समन्वयन संख्या। ठीक है, तो धातु परमाणु या फिर धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। चलिए जानते हैं। ठीक, अभी देखिए, अब धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे। ये तो क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन। ठीक बबुआ, ये क्या हो गया, लिगेंड। क्या हो गया, लिगेंड हो गया। अब जो ये आपका नंबर दिख रहा है, यही नंबर होता है उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या। अब हमने क्या बताया रसगुल्लों, तो देखिए यहां पे कह रहा है कि धातु परमाणु या धातु आयन से, तो भैया ये धातु परमाणु या धातु आयन है। ठीक है, इससे कह रहा है जुड़े दाता परमाणु, तो इसके साथ कितने दाता परमाणु हैं, तो बच्चों यहां पे 6 दाता परमाणु हैं। तो इसके साथ कह रहा है कि जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या, ये जो दाता परमाणुओं की संख्या है, इसी संख्या को क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ये क्या है, लिगेंड है, इसके साथ जो नंबर जुड़ा होता है वो उपसह संयोजन संख्या या समन्वयन संख्या होती है। ठीक है ना, चलिए हो गया बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। अब एक और बचता है, इसको बोलते हैं क्या, आयन। अब जैसे यहां पे पोटेशियम ये धन आयन है, तो ये पूरा वाला पार्ट ऋण आयन होगा। अगर जैसे बाहर में इधर कोई ऋण आयन लगा है जैसे Cl, तो इधर वाला पूरा धन आयन होगा। ठीक, तो याद रखना, अगर ये बाहर प्लस में है तो ये पूरा पार्ट माइनस वाला रहेगा, यहां माइनस में है तो पूरा पार्ट क्या है, प्लस वाला रहेगा। ठीक, तो परिभाषाएं समझ में आ गई। चलिए स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। अब देखते हैं बबुआ आगे। अब देखिएगा, अब हम पूरा डिटेल्स में समझेंगे लिगेंड क्या है और लिगेंड के प्रकार। लिगेंड क्या है, लिगेंड के प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखना बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है।
कि लिगेंड क्या है, लिगेंड के प्रकार हर साल पूछता है। कभी कभार पूछेगा कि आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार कितने होते हैं, कभी कभार पूछता है कि दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार का होता है, मतलब कैसे भी पूछ सकता है, याद रखना। ठीक, तो लिगेंड क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो भाई परिभाषा हमने देख लिया, वह धातु या फिर आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसे लिगेंड कहते हैं। ठीक है ना, अभी यही तो देखा ना बबुआ, आपने यही तो समझा भैया कि कोई भी धातु परमाणु या फिर धातु आयन, कोई भी धातु परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म, ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। ठीक है, तो बबुआ ये क्या है, तो ये आपका यही तो है लिगेंड। ठीक, यही तो है लिगेंड। और ये क्या होता है भैया, यही तो है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक, तो वही तो हमने बताया कि वह धातु या फिर आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो। ठीक, ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। ठीक, इसको क्या करता है भैया, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, तो ये क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। ठीक, ये हो जाता है लिगेंड। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, लिगेंड तो परिभाषा हमने पहले भी देख रखा है, अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों वो है लिगेंड के प्रकार। चलिए वही समझते हैं। तो भैया सबसे पहले हम देखेंगे कि आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार, यानी आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार का होता है, आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार का होता है, ये हमको देखना है। ठीक है ना, एक मिनट भैया थोड़ा पानी पी लें। चलिए अब देखिए बबुआ, क्या है कि आवेश के आधार पर हमको समझना है। तो आवेश के आधार पर अगर हम बात कर ले भैया, तो लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बबुआ, 3 प्रकार के होते हैं आवेश। क्योंकि आवेश होगा क्या, या तो धनावेश होगा, या तो ऋणावेश होगा, या फिर बच्चों उदासीन होगा। ठीक है ना, यही तो आवेश होते हैं। ठीक, कि एक तो धनावेश, दूसरा ऋणावेश, और या तो उदासीन। तो ध्यान से समझिएगा। ठीक, कि धनावेशित लिगेंड पहला लिगेंड। ठीक, आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है धन आवेशित लिगेंड। तो धन आवेशित लिगेंड क्या होगा, याद रखना कि ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है उसे धनावेशित लिगेंड कहते हैं। सिंपल वाली परिभाषा, बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। ठीक, तो ऐसे लिगेंड जिन पर क्या हो बबुआ, धन आवेश उपस्थित हो, ठीक है, उसे कहा जाता है धन आवेशित लिगेंड। ठीक है, जैसे कोई ले लेते हैं भैया, धनावेशित लिगेंड की अगर हम बात कर लें तो इसके अंदर आपका जैसे NO+ है। ठीक, NO2 ये प्लस में है, और उसके बाद जैसे NH4 है। ये सबके सब क्या हैं, धन आवेशित लिगेंड में आ जाते हैं। ठीक है, किसमें आएंगे भैया, तो ये एक मिनट, ये सबके सब धन आवेशित लिगेंड होते हैं। ठीक, तो याद रखना, बहुत ज्यादा नहीं उलझना, ना तो बहुत ज्यादा गहराई में जाना है। सिंपल सा लॉजिक है कि ऐसे लिगेंड जिन पर धन आवेश उपस्थित होता है, बोले तो प्लस चार्ज होता है, वो लिगेंड क्या कहलाएंगे, धनावेशित लिगेंड। जैसे आपके सामने ये हमने एग्जांपल लिख दिया है। ठीक है ना, तो जल्दी स्क्रीनशॉट करते चलिए, फिर आगे हम जल्दी जल्दी देखते चलते हैं। ठीक, हो गया ना बबुआ। चलिए आगे देखते हैं भैया। अब दूसरा लिगेंड क्या है, तो दूसरा लिगेंड है ऋण आवेशित लिगेंड। कौन सा लिगेंड बबुआ, ऋण आवेशित लिगेंड। तो भैया ऋण आवेशित लिगेंड क्या होगा, ऐसा लिगेंड जिन पर ऋण आवेश उपस्थित हो ना, ऐसा लिगेंड जिन पर क्या हो बबुआ, ऋण आवेश उपस्थित होता है, तो ऐसे लिगेंड को बच्चों ऋण आवेशित लिगेंड कहा जाता है। लाइक दैट बहुत सारे हैं, जैसे भैया हो गया Cl। ठीक, अब उसके बाद यहां पे हो जाता है आपका Cn। ठीक, Br। ये सबके सब क्या होते हैं, ऋण आवेशित लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं भैया, ऋण आवेशित लिगेंड।
तो बस सीधा सा है कि ऐसे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश उपस्थित हो, ऐसे लिगेंड को हम क्या कहेंगे? ऋणावेशित लिगेंड कहेंगे। सिंपल सा लॉजिक। नेक्स्ट है उदासीन लिगेंड। कौन सा लिगेंड भैया? उदासीन लिगेंड। अब देखिए उदासीन का मतलब ही होता है कि ना तो उस पर प्लस चार्ज हो ना तो उस पर माइनस चार्ज हो। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश ही ना हो, कहने का मतलब क्या है? कोई आवेश ना हो, वो क्या होते हैं? उदासीन लिगेंड होते हैं, यानी जिसको निरावेश बोलते हैं, इन पर कोई आवेश ना हो। तो ऐसा लिगेंड जिन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है उसे उदासीन लिगेंड कहा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखेंगे भैया, जैसे H2O हो गया, ठीक है, NH3 हो गया, ठीक, तो ये अगर हम बात कर लें तो ये आपके किस में आ जाएंगे? तो ये आ जाते हैं उदासीन लिगेंड पे। ठीक, इसके अलावा जैसे CO आ गया, तो ये सबके सब भैया क्या होते हैं? उदासीन लिगेंड होते हैं। ठीक, जिन पर कोई यानी इनकी आक्सीकरण जो संख्या होती है वो 0 होती है। ठीक, तो ये क्या है? उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। कैसे लिगेंड भैया? उदासीन लिगेंड। आई बात समझ में बच्चों? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बबुआ? चलिए, तो ये तो रहा भैया आवेश के आधार पर। बट अब जो देखेंगे ये ना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा, यानी जो अभी तक देखा आवेश के आधार पर, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है। ठीक है, तो इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल देते हैं कि दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार। ठीक, कि दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार का होता है, चलिए वो समझते हैं। तो देखिए दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो लिगेंड होता है वो निम्नलिखित प्रकार का होता है। बोले तो आप इसको 3 भी बोल सकते हैं, 4 भी हो सकता है और भी। क्यों? क्योंकि जैसे पहला होता है एक दंतुक कह लें या एक दंतुर लिगेंड, दूसरा द्विदंतुर। अब इसे तीसरे में जाएंगे त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, ऐसे कर सकते हैं, या डायरेक्टली एक दंतुर, द्विदंतुर, फिर डायरेक्टली बहुदंतुक बोल सकते हैं हम। तो पहला हो जाएगा भैया दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो लिगेंड होता है वो पहला होता है एक दंतुक या एक दंतुर लिगेंड। ठीक है, क्या होता है बबुआ? एक दंतुर लिगेंड। अब एक दंतुर लिगेंड किसे कहते हैं? यह भी आसान है, इसमें भी कुछ नहीं रटना। एक दंतुर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म जिसके पास हो। ठीक, तो ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है, बोले तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे कहते हैं एक दंतुर लिगेंड। क्योंकि लिगेंड का काम क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करना, उसके साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करना, उसके साथ बंध बनाना। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु हो अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता हो, वो क्या कहलाएगा? आपका एक दंतुक लिगेंड कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा भैया? एक दंतुक लिगेंड या एक दंतुर कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात कर लें एग्जाम्पल के थ्रू, तो इसमें जितना भी आपका अब धनावेशित लिगेंड हो, चाहे ऋणावेशित चाहे उदासीन, सब एक दंतुक में आ जाएगा, क्योंकि सब पे एक ही तो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जैसे भी अगर हम कोई भी ले लें, जैसे भी हमने बताया ना, आप चाहे NO+ ले लो, ठीक, उसके बाद भैया आप चाहे NH3 ले लो, ठीक, आप चाहे H2O ले लो, चाहे यहाँ पे CN ले लो, ठीक, चाहे Br ले लो, सब पे एक ही तो इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये सबके सब क्या कहलाएंगे? ये सबके सब भैया आपके क्या हो जाते हैं? हो जाते हैं एक दंतुक लिगेंड। ठीक, तो ऐसे लिगेंड जिन पर केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, जैसे यहाँ पे भैया आप ब्रोमीन पे देख सकते हैं एक, CN पे भी एक है, H2O ये भी एक है, NH3 ये भी एक है, और NO। तो क्या होता है? जिन पर एक दाता परमाणु हो, जिनके पास अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखें, वो कहलाते हैं एक दंतुर लिगेंड। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया ना भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ठीक, ये मक्खी तो परेशान करके हमको रख दी है, पता नहीं कौन सा दुश्मनी आज निकाल रही है। ठीक है, पता नहीं कहां से स्टूडियो में घुस आई। ठीक, चलिए अब दूसरा देखते हैं बच्चों कि द्विदंतुक लिगेंड क्या होता है। द्विदंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड हो गया, द्विदंतुक लिगेंड जानते हैं किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात,
इसमें भी कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने बताया कि एक दाता परमाणु हो अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखे तो एक दंतुक। अब द्विदंतुर है तो इसका मतलब ऐसा लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु हो अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हो, तो ऐसे लिगेंड को द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे क्या भैया, ऐसे लिगेंड जिनके पास अर्थात जिनमें दो दाता परमाणु हो, ठीक, दो दाता परमाणु हो अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हो, ठीक, वो क्या कहलाएंगे, द्विदंतुर लिगेंड कहलाएंगे। सीधी सी बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो भैया इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे भैया एथिलीन डाई एमीन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एथिलीन डाई एमीन, ठीक, जिसको EN से दर्शाते हैं। तो एथिलीन डाई एमीन में भैया आपका जैसे हो जाता है CH2 NH2, CH2 NH2, भाई CH2 NH2। अगर यहां पे आप गौर से देखें, ठीक है, तो गौर से अगर देखें भैया तो इनके पास दो दाता परमाणु हैं। इनमें अगर हम डोनर की बात करें, दाता कौन है, N है। तो जिनके पास दो दाता परमाणु हो, कौन सा लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड है, हो गया ना। जैसे एक और देख लेते हैं बच्चों, दूसरा एग्जांपल बात कर लें भैया, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट, ठीक, ऑक्सिलेट आयन हो जो होता है, ठीक, C2O मतलब O4 होता है, C2O4, ठीक, ये ऑक्सिलेट आयन जो होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखें तो भैया यहां पे C2O4 है ना, तो यहां पे एक ये O, ठीक, तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहां पर क्या है भैया, C2O4 है, तो ये C2 है, O कितना है, 4 है। तो इनमें भी दाता परमाणु आपका क्या है, ये इनमें भी बच्चों आपका जो दाता परमाणु है ऑक्सीजन है। तो दाता परमाणु कितने हैं, इनके पास भी दाता परमाणु दो हैं, यहां देख रहे हैं नाइट्रोजन जिसमें, इसमें ऑक्सीजन। तो सीधी सी बात, ऐसे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होता है अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसे लिगेंड को द्विदंतुर लिगेंड कहा जाता है। सीधी बात, नो बकवास, ठीक। जैसा आपने एक एथिलीन डाई एमीन का एग्जाम्पल देख लिया भैया, ठीक, और एक आपने ऑक्सिलेट का एग्जाम्पल देख लिया, तो दोनों याद रखना, दोनों माइंड में स्टोर कर लेना बच्चों, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा तो इनकी भैया इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब चलते हैं भैया, हम नेक्स्ट देखते हैं बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुदंतुक लिगेंड क्या होता है। अब देखिए बहुदंतुर लिगेंड में क्या हो जाएगा, ऐसे लिगेंड जिनके पास दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो अर्थात दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है भैया, तो ऐसे लिगेंड को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। सीधी सी बात कि ऐसे लिगेंड जिनके पास क्या हो, दो से अधिक, ठीक, उनके पास क्या होगा भैया, तो दो से अधिक दाता परमाणु होगा अर्थात दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, देने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसे लिगेंड को बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं, इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं भैया, EDTA, ठीक, थर्ड आयन EDTA। EDTA क्या है, एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो, एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो, तीन है इसलिए ट्राई, ठीक। तो इसका एक भाई फार्मूला क्या हो जाता है, इसका फार्मूला हो जाता है CH2, ठीक, यहां पे वही रहेगा आपका N, CH2COO और यहां पे CH2COO, ठीक। अब इसके अलावा CH2NH रहेगा
और यहाँ पे CH2COO। ठीक, तो भैया यहाँ पे ये 3 आयन है। तो इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। ठीक है, तो अगर इस पर देखें तो दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है? एक तो यहाँ पे नाइट्रोजन है आपका भैया, एक यहाँ नाइट्रोजन दाता परमाणु है। इसमें कि अगर ऑक्सीजन की बात कर ले, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो भैया इसमें अगर दाता की बात कर लें, दाता परमाणु कितने हैं? तो कितने दाता परमाणु हैं बच्चों? 3 2 5, 5 दाता परमाणु हैं। कितने हैं? 5 दाता परमाणु, 5 दाता परमाणु। ठीक, तो क्या हो जाएगा? बहुदंतुक लिगेंड हो जाएगा। एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा जरूरी है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इसी की तरह EDTA, यहां पे 4 आयन। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? एथिलीन डाई एमीन, ये टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा एसीटेटो। ट्राई नहीं, ट्राई में 3 हो जाएगा। तो यही आपका बन जाएगा CH2, यहां पे भैया आपका N रहेगा, CH2COO आयन हो जाएगा। यहां पे आपका CH2COO ये आयन हो जाएगा। इसी तरह से भैया आपका क्या हो जाएगा? CH2, यहां पर भी आपका N, CH2COO ये आयन, उसके बाद ये भी CH2COO ये आयन। अब इसमें देखिए, देखिए दोनों सेम है भैया। यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 4 हो गया है। ठीक, बाकी सेम वही है आपका। इसमें देखिए बच्चों, तो एक ये है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, एक ये, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन भी हैं। तो अगर हम बात कर ले इसमें कितने दाता परमाणु हैं भैया, तो यहाँ पे 4 ये हैं, 2 ये, तो 6 दाता परमाणु हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुदंतुर लिगेंड हो जाएगा। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 से अधिक दाता परमाणु हो, अर्थात 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, तो ऐसे लिगेंड को क्या कहा जाता है बच्चों? ऐसे लिगेंड को बहुदंतुर या बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में? बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, कंफ्यूजन नहीं आपको पालना है। ठीक, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये तो भैया लिगेंड के प्रकार हो गया। एक और लिगेंड पूछा जाता है बच्चों कभी कभार, एक और लिगेंड पूछ लेता है, कीलेट लिगेंड क्या है, या कीलेट प्रभाव पूछ लेता है, या कीलेट वलय, तो सब एक जैसे हैं। कीलेट लिगेंड क्या है, तो पहले उसको जान लेते हैं कि जब कोई बहुदंतुक लिगेंड एक साथ धातु आयन से कई दाता परमाणुओं से इस प्रकार जुड़ा हो कि एक वलय बन जाए, यानी एक क्या हो जाए? ग्राफ बन जाए, एक वलय बन जाए भैया, तो इसे कीलेट वलय कहते हैं, तथा ऐसे लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहते हैं, तथा ये प्रभाव जो होता है कीलेट प्रभाव कहलाता है। कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कीलेट लिगेंड समझ में आया कि जब कोई बहुदंतुक लिगेंड एक साथ धातु आयन से कई दाता परमाणुओं से इस प्रकार जुड़े कि उससे एक वलय बन जाए, तो ऐसे लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका हो जाएगा Fe, ये Cl2 है। ठीक, और उसके बाद यहां पे En, एथिलीन डाई एमीन है। इसको अगर हम पूरी तरह से प्रसारित करेंगे तो भैया ये क्या बन जाएगा? ये आपका जैसे Fe, ठीक, और Cl2 है, तो यहां पे एक Cl हो गया, यहां पे एक Cl हो गया। ठीक, और एथिलीन डाई एमीन है, तो भैया ये क्या बन जाएगा? NH2CH2। इधर भी आपका आएगा क्या चीज? NH2CH2। तो ये आप एक क्या है? वलय तैयार हो रहा है, एक वलय बन रहा है, देख रहे हैं? ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुदंतुर लिगेंड, ये क्या है भैया? बहुदंतुर में है। एक बहुदंतुर लिगेंड के साथ कह रहा, मतलब लिगेंड जो है एक साथ धातु आयन से, मतलब कई दाता परमाणुओं से जुड़ा हो, देख सकते हैं आप, इसके साथ जुड़ा, इसमें ये भी है और यहाँ पे ये भी है, इसके साथ जब जुड़ा है केंद्रीय धातु परमाणु, यानी कई दाता परमाणुओं से जुड़ा हो, तो इससे जो भी ये वलय तैयार होता है भैया, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका कीलेट लिगेंड। क्या कहलाएगा? कीलेट लिगेंड कहलाएगा। ठीक, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया भैया, ठीक, याद रखना इसको, ये कोष्टक के अंदर रहना चाहिए, इतना याद रखना, ठीक। चलिए भैया अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक क्या है? अब अगला जो टॉपिक है वो है केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण अवस्था या फिर आक्सीकरण संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं? आक्सीकरण संख्या 2000 अगर हम 23 की बात कर लें तो ये 5 सेट में पूछा था, 24 में 1-2 सेट में आया था, ठीक। इंपॉर्टेंट है, भले ही ये 2 ही नंबर का टॉपिक है बच्चों, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। कि केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों परिभाषा है कि एक संकुल यौगिक में अर्थात उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों को यदि उनके साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा सहित क्या है हटा दें, तो केंद्रीय धातु परमाणु पर जो भी आवेश बचेगा यानी जो आवेश रहेगा उसकी आक्सीकरण संख्या वही हो जाएगी, ठीक। चलिए जैसे हम निकाल के बताते हैं तब आपको समझ में आएगा, ऐसे में नहीं समझ में आएगा भैया, ठीक है। K4 Fe CN6। अब देखिए यहां पे जो भी बच्चों याद रखना, जो भी आक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, ठीक, जो भी आक्सीकरण अवस्था निकाला जाता है भैया वो हमेशा इसका निकालते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का। तो यहां पे कह रहा है कि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े, तो इसीलिए कह रहे हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या हमेशा निकालते हैं, ठीक। तो इसके साथ जुड़े लिगेंड को, ये जो लिगेंड है CN लिगेंड है, को उसके द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन, तो साझा किया गया इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक। इसको कह रहा है कि ये युग्म सहित क्या है हटा लिया जाए, तो इस पर जो भी चार्ज रहेगा वही हो जाता है आक्सीकरण संख्या। क्या होता है? आक्सीकरण संख्या। जैसे अब इसका निकालना है तो भैया ये 4 आगे लाएंगे, ठीक है। फिर यहां पे K की आक्सीकरण संख्या होगी, K की आक्सीकरण संख्या, ठीक, यही तरीका होता है याद रखना। फिर उसके बाद ये प्लस का भैया यहां पे Fe पूछा जाए तो भैया यहां पे Fe रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि Fe का निकालना होता है या इसको X मान लिया जाता है, ठीक। चाहे आप यहां पे X मान ले चाहे इसको रहने दें। फिर ये 6 है आगे, भाई जितना भी है तो आगे ले जाओ नहीं तो कोई बात नहीं। फिर यहां पे CN की आक्सीकरण संख्या, CN की आक्सीकरण संख्या ये हो जाएगा और बराबर का 0। 0 इसलिए क्योंकि यहां पे कोई चार्ज नहीं, अगर यहां पे +2 +3 या -1 -2 चार्ज होता तो वही बराबर में हम करके लिख देते उतना, ठीक है। तो भैया ये कैसे निकलेगा? 4 हो गया बच्चों। अब पोटेशियम, देखिए जितने भी आपके आवर्त सारणी में ये धातु होते हैं यानी क्षार धातुएं, यानी इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, ठीक। फिर Fe है तो भैया Fe को रहने देते हैं, या फिर हमने बोला ना कि इसको आप X मान लेते हैं कि X मान के निकालेंगे, ठीक। और यहां पर 6 है और CN की आक्सीकरण संख्या -1 बराबर का 0, तो कितना हो जाएगा? 4 + X - 6 बराबर 0, ठीक। इतना हो गया, 4 + ये X ये -6 बराबर 0। तो भैया ये कितना हो जाएगा बच्चों कि 4 है -6 है, तो 6 में से 4 गए 2, तो X - 2 बराबर 0, तो X बराबर +2। तो बच्चों इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकली +2, ठीक, यही हो गया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। समझ में आ गया ना? बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक। बहुत ज्यादा इसमें डीपली नहीं जाना आपको। जो भी हो, जितने भी कंपाउंड रहेंगे सबके ऑक्सीडेशन नंबर इसी तरह से निकलेंगे। आक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? जब IUPAC इसमें बताया था, इसमें यहां तो नहीं बताएंगे, ठीक। उपसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे करें, तो भैया इस पे कई सारी वीडियो हैं, ठीक, जिसपे 5 से 10 लाख बच्चों ने भाई प्यार दिखाया है। आप भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत ना, ठीक। बस इतना याद रखना कि इसी तरह से आक्सीकरण संख्या निकलता है चाहे जो भी हो। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक। जितने यहाँ पे जैसे ये है Cl है, Br है, उसके बाद आपका ये क्या है CN है, सबका माइनस होता है। बाकी यहाँ पे जितने भी रहेंगे भैया प्लस में एक ही होता है ज्यादातर, ठीक। बाकी लिखाया भी है, जब IUPAC बता रहे थे तो जितने लिगेंड है किन पर कितना चार्ज होता है वो हमने लिखाया भी है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो IUPAC नामकरण वाला है वो आप वीडियो देख लेना, ठीक।
तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए भैया आगे देखते हैं। आगे भैया अब देखिए इस चैप्टर के एक दमदार टॉपिक को, इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, पूरे ये फिर 3 या फिर 4 नंबरों में पूछा जाने वाला टॉपिक है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत या वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। कभी कभार हिंदी में ही पूछ लेगा कि वीबीटी क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। ठीक, तो संयोजकता आबंध सिद्धांत होता क्या है, ध्यानपूर्वक समझना, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना। वैसे ये टॉपिक बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, अटपटा लगता है, बट डोंट वरी, हम हैं तो टेंशन न को बिल्कुल नहीं लेना बच्चों, याद रखना। तो वीबीटी क्या है, तो इस सिद्धांत को लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था। इस सिद्धांत के द्वारा किसी भी संकुल यौगिक के एक त्रिविम ज्यामिति जानते हैं और दूसरा अनुचुंबकीय गुण। ठीक है, संयोजकता आबंध जो सिद्धांत है वो किसी भी उपसंयोजन यौगिक के त्रिविम संरचना को बताता है और साथ में उसके अंदर अनुचुंबकीय गुण को भी बताता है। तो ये जो सिद्धांत है त्रिविम ज्यामिति और अनुचुंबकीय गुण को क्या है बताता है, यानी इसके द्वारा भैया हम इन गुणों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये सिद्धांत क्या बोलता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु में एक उपसंयोजन संख्या के बराबर क्या होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं। ध्यानपूर्वक समझना, बहुत रटना नहीं है, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा लिखने वाला है। अभी तक तो जो था भैया वो समझने वाला था, बट अब जो है बच्चों वो क्या है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी ज्यादा से ज्यादा लिखने वाला है, लिख कर याद करने वाला। तो पहला सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट ये है कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में जो उपसंयोजन संख्या होती है उसके बराबर क्या होता है, रिक्त स्थान या रिक्त कक्षक होता है। जैसे भाई अगर हम एक एग्जाम्पल बात करें, ठीक है, आप कहेंगे बार बार वही एग्जाम्पल, कोई दिक्कत ना, ठीक, आपको समझना है। तो देखिए जैसे हमने बता दिया, इसमें अगर हम बात कर लें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, Fe है, लिगेंड कौन सा है, Cn है, उपसंयोजन संख्या क्या है, यही है। तो यही क्या है, उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या यही होती है। तो यही तो कह रहा है भाई, ये नियम पहला बोलता है, पहला पॉइंट कि किसी मतलब संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु में अर्थात इसके साथ जो भी ये उपसंयोजन संख्या होती है तो उपसंयोजन संख्या के बराबर ही इसमें रिक्त कक्षक होता है। यानी जितनी उपसंयोजन संख्या होगी उतना केंद्रीय धातु परमाणु में रिक्त कक्षक होंगे, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म उसको दे सकेगा, है ना, तभी तो क्या करेगा भैया, क्योंकि लिगेंड का काम क्या है, लिगेंड का काम है केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करना। ठीक, ये दाता है, ये दाता है और ये ग्राही है, यानी ये इलेक्ट्रॉन युग्म इसको देगा और ये लेने वाला काम करेगा, है ना। तो भैया इनका लेन देन लगा रहता है। ठीक है, समझ में आया, कुछ घुसा। चलिए जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट कर लो, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगला पॉइंट जानते हैं। ठीक, ये तो पहला हो गया। दूसरा पॉइंट समझते हैं बड़े ही मजेदार तरीके से। दूसरा है कि केंद्रीय धातु परमाणु में जो रिक्त कक्षक होते हैं, मतलब रिक्त कक्षक संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब ये क्या है, अगर आपने 11th में थोड़ा भी संकरण पढ़ा होगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नहीं भी पढ़ा है डोंट वरी, क्योंकि उतना ज़्यादा हमको यहाँ पढ़ना है नहीं, हमको तो बस एक लाइन से मतलब है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट से मतलब है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में डीपली जानने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। ठीक, चलिए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं भैया, यहाँ पे उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या, उसके बाद इधर लिख लेते हैं संकरण, और यहां पे ज्यामितीय स्ट्रक्चर, ठीक है, त्रिविम ज्यामिति, ठीक, त्रिविम ज्यामिति। अब देखिएगा भैया एक ग्राफ बन जाएगा ये। अगर हम देखें
तो भैया उपसात संयोजन संख्या जैसे 2 ले लेते हैं तो ये संकरण क्या बनाएगा, sp संकरण बनाएगा क्योंकि 2 है। ठीक, ज्यामिति रेखीय ज्यामिति बनेगा भैया। ठीक, 2 लाइनें हैं तो रेखीय बनेगा। ठीक, और दूसरा जैसे अगर हम उपसात संयोजन संख्या 4 लेते हैं, संकरण कौन सा बन जाएगा, तो भैया यहां पे sp3 बन जाएगा। ठीक है, तभी तो ये 4 होगा। अब उसके बाद रेखीय चतुष्फलकीय बन जाएगा, मतलब ये ज्यामिति चतुष्फलकीय बन जाएगा। ठीक, चतुष्फलकीय, तो ये बन जाएगा भैया कि चतुष्फलकीय। ठीक, अब उसके बाद अगर जैसे उपसात संयोजन संख्या 6 ले लेते हैं तो भैया संकरण बन जाएगा D2sp3। ठीक है, तभी ये जाके 6 बन जाएगा। अब ये संरचना जो बन जाएगा अष्टफलकीय बन जाएगा। ठीक, अष्टफलकीय, बस इतना याद रखना बच्चों, और कुछ नहीं समझना है भैया, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, बट ये जो नियम बोल रहा है ना वो थोड़ा हमको दिखाना पड़ेगा रसगुल्लों। कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु में जो रिक्त कक्षक हैं संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षाओं का निर्माण करते हैं। मतलब अगर उपसात संयोजन संख्या 2 है तो संकरण sp बन जाएगा, त्रिविम ज्यामिति रेखीय होगा। फिर उपसात संयोजन संख्या 4 होता है, संकरण sp3, उसके बाद ये चतुष्फलकीय, और ये संयोजन संख्या अगर इतना है संकरण ये बन जाएगा, और त्रिविम ज्यामिति इतना। अभी इसको आगे भी भाई इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, अगला पॉइंट कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त संकरित कक्षक हैं लिगेंडों से भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जिससे सिग्मा बंध बनता है। मतलब जैसे अभी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें, अभी जो हमने बताया एग्जाम्पल कि एक संकुल यौगिक जो हम ले रहे हैं, ठीक, ये जो संकुल यौगिक ले रहे हैं ये कह रहा है भैया, क्या बोल रहा है ध्यान से समझिए, कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित जो कक्षक हैं यानी Fe के रिक्त संकरित कक्षक हैं वो लिगेंडों से भरे हुए कक्षकों, लिगेंडों के साथ भैया यहाँ पे 6 हैं, ठीक, तो भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं यानी ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बंध इससे बनता है। मतलब ये केंद्रीय धातु परमाणु आपका बीच में रहेगा Fe, ठीक है, क्या है Fe रहेगा। अब इसके साथ अगर हम बात कर लें तो भैया यहां पे लिगेंड 6 बंधों के साथ बंधा हुआ है, ठीक, ऐसे। तो इसके साथ अगर हम बात कर लें बबुआ तो जो ये लिगेंड है भाई Cn है, ठीक, ये भी Cn है, Cn है, ये Cn है और Cn, Cn, ठीक। अगर देखें तो ये कौन सा बंध बना रहा है, सिग्मा बंध बना रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पे 6 Cn है तो आपके ये 6 Cn है। तो यही कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त संकरित कक्षक हैं लिगेंडों से भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध, ये कौन सा बंध बन रहा है, सिग्मा बंध बन रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। आई बात समझ में, बहुत ज्यादा उलझना नहीं रसगुल्लों, याद रखना, दिमाग एकदम फ्रेश करके अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल भी इसको एकदम बोझ मत समझिए, ठीक, नहीं तो ये आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है। अलग अलग करके भी टॉपिक समझाया था, बाकी ये वन शॉट है, वन शॉट में तो भैया इसी तरह से निपटारा होगा, ठीक। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक, ये 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट क्या है वो समझते हैं। चौथा पॉइंट ध्यान से समझना भैया। अब देखिए जो है आसान है कि प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होता है जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। वो तो आपने शुरू में ही देखा कि कोई भी लिगेंड होगा उसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, यदि किसी संकुल के पास एक से अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन हो यानी पेयर हो, इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा हो, तो इसका मतलब वो क्या है, अनुचुंबकीय गुण को बताएगा, ठीक, क्योंकि अनुचुंबकीय गुण को भी तो बताना है,
इस नियम के अनुसार। ठीक, तो ध्यान देना किसी संकुल यौगिक के पास एक या एक से अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय गुण बताएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। अगला देखते हैं, यानी पांचवा हो गया। अब छठवां पॉइंट कि यदि संकुल यौगिक में उपस्थित सभी जो इलेक्ट्रॉन हैं युग्मित होते हैं। ठीक है, तो कहां गया भैया, सभी उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। ठीक, मतलब इसमें था कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, बट इसमें कह रहा अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, जोड़े में हो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये पूरा हो जाता है संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना, तो ये संयोजकता आबंध सिद्धांत हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। हो गया ना बच्चों। चलिए अब आ जाते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम। संयोजकता का वर्नर सिद्धांत, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी अपन लिख देते हैं भैया। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 4 नंबर में तो ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो 4 नंबर में ही पूछता है। कभी कभार हो जाए कुछ केसेस में ऐसा कि 3 नंबर में दिखाई पड़े, नहीं तो जनरली ये 4 नंबर वाला ही टॉपिक है। संयोजकता का वर्नर सिद्धांत किसे कहते हैं। देखिए संयोजकता का वर्नर सिद्धांत निम्नलिखित अवधारणाएं बताता है। ठीक, पहला पॉइंट कि केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं रखता है अपने पास, यानी केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उसमें 2 प्रकार की संयोजकता होती है। पहला है भैया प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, कि पहला पॉइंट कि केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। आई बात समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट करते चलना। अब चलिए दोनों संयोजकताओं को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, दोनों संयोजकताओं को अब हम अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों, प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो आयनिक होती है, और जिसे टूटी हुई रेखा, वैसे भाई शायद ये टूटी हुई तो ना दिख रही होगी, ठीक, डैश डैश करके दिख रही है, मतलब टूटी हुई, हाँ दिख रही है ना, तो ये टूटी यानी डैश डैश, इतना याद रखना कि डैश डैश रहेगा ऐसे। ठीक है, डैश डैश करके। तो प्राथमिक जो संयोजकता होती है वो आयनिक होती है, जिसे टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं, और यह क्या होती है, सदैव ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती है। जैसे अगर हम बात कर लें, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले भैया, आपका जैसे K4 Fe और इसके बाद CN6। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें तो जो केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें अगर समझाएंगे भैया, इसको अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो क्या है, कह रहा है कि सदैव ऋणायन के द्वारा, मतलब इसके द्वारा ये संतुष्ट होगी। तो ये जैसे Fe है, तो Fe में ये दोनों तरफ क्या है, हम डैश डैश, यानी ये क्या है भैया, ये डैश डैश यानी टूटी हुई लाइन के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। बस इतना याद रखना कि प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है। ठीक, क्योंकि Fe पे +2 होता है भैया, हमको मालूम है Fe पे +2 होता है, या याद रखना। ठीक, तो यही चीज बोल रहा है कि भैया प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, जिसे टूटी हुई रेखा से दर्शित कर, मतलब दर्शाते हैं, ये सदैव ऋणायन से संतुष्ट, यानी इसी के द्वारा ये संतुष्ट होगी। ठीक, जैसे दर्शा दिया। अब अगला पॉइंट है कि द्वितीयक जो संयोजकता है वो अनआयनिक होती है। ठीक, द्वितीयक संयोजकता कैसी होती है, अनआयनिक, और इसे ठोस रेखा के द्वारा, सॉलिड लाइन के द्वारा हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक, और यह लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात इसके द्वारा होगी। ठीक है, तो फिर से एक बार समझते हैं और इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए भैया इसमें क्या बोल रहा है, अब की बार क्या बोल रहा है कि देखिए हमने बताया कि Fe क्या है, मतलब क्या केंद्रीय धातु परमाणु है, और शुरू में ही बताया गया कि उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं रखता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, और जिसे टूटी हुई लाइन से हम ऐसे दर्शाते हैं, और ये हमेशा ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होगी। अब दूसरी है कि द्वितीयक संयोजकता अनआयनिक होती है,
ठीक है। और ये सॉलिड लाइन के द्वारा यानी एक ठोस रेखा के द्वारा इनको दर्शाते हैं। और ये लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा संतुष्ट होती। इलेक्ट्रॉन युग्म यही तो है, इलेक्ट्रॉन युग्म, तो इसके द्वारा ये क्या है भाई, इसके द्वारा ये संतुष्ट होगी। अब इसको दर्शाएंगे तो भैया Fe हम लिख लेंगे बच्चों, Fe लिख लेंगे। और कह रहा है कि ये लिगेंड से, भाई लिगेंड के साथ जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उससे जब संतुष्ट होगा तो इसको सॉलिड लाइन से हम दर्शाएंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया। तो भैया इसको क्या करते हैं हम सॉलिड लाइन के द्वारा यानी ठोस रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट मतलब समझ में आ गए, ठीक है, कि 2 प्रकार की संयोजकता होती है। पहली संयोजकता आयनिक होती है, डैश डैश करके, ठीक, टूटी हुई लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, और ये ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है सदैव। दूसरी संयोजकता अनायनिक होती है, जिसे सॉलिड लाइन यानी ठोस रेखा के द्वारा आप देख रहे हैं दर्शाया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन यानी लिगेंड के साथ जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसके द्वारा ये संतुष्ट होती हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे समझते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब अगला पॉइंट है कि प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहता है। वो तो बात सही है, अभी आपने देखा कि वो एक साथ दोनों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। एक नेक्स्ट है कि द्वितीयक संयोजकता उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। द्वितीयक संयोजकता जो होती है यानी अभी जो देखा जो ठोस लाइन वाला था द्वितीयक संयोजकता वो उपसा संयोजन के संख्या के बराबर। मतलब जैसे अगर हम बात कर लें एजी तो भैया ये क्या है 2 उपसा संयोजन संख्या दर्शाएगा। जेडेएन अगर देख लें भैया तो ये क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा 4। और उसके बाद अगर हम कर लें Fe तो ये कितना 6। तो वही चीज कह रहा है कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है उपसा संयोजन संख्या के ही बराबर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट कि द्वितीयक संयोजकताएं त्रिविम में निश्चित दिशाओं में स्थित होती हैं। ये पॉइंट ध्यान से समझना कि द्वितीयक जो संयोजकताएं होती हैं वो त्रिविम में निश्चित दिशाओं में स्थित होती हैं। अगर देखें भैया ये तो रेखीय संरचना बनाएगा, ये क्या है चतुष्फल की, ये अष्टफल की। अभी हमने बताया कि जैसे अगर ये एजी है, ठीक है, तो ये क्या है उपसा संयोजन संख्या 2 होगा। कैसी संरचना बनेगी, कैसी ज्यामिति बनेगी, तो रेखीय। तो मतलब यूं कह सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, ऐसे रेखीय दर्शाते हैं। बट अगर Fe की बात कर लें Fe तो भैया ये क्या है 6 यानी ये बनाएगा अष्टफलकीय। अब अष्टफलकीय संरचना कैसे बनती है चलिए उसी को समझते हैं। तो अष्टफलकी में ध्यान देना भैया, अष्टफलकी में जैसे हमने क्या लिया Fe, यहां पे देखते हैं Fe ले लिया, ठीक है, लाइन ये हमने खींच लिया, ठीक, इस तरह से। अब उसके बाद अगर हम बात कर ले भैया तो यहां पे आपके ये उपसा संयोजन संख्या अर्थात जो बंध बना रहा है ऐसे, फिर टोटल ये 6 हो गए आपके। ठीक, ये तो हमने एक ऐसे दर्शा दिया है, बाकी ये आपके इतने दर्शाए गए हैं। अगर अब इसको ध्यान से समझना, हम डैश डैश करके भैया अगर हम बच्चों इसको ऐसे ऐसे करके मिला दें, ठीक, इसको ऐसे मिला दें, इसको यहां से ऐसे मिला दिया जाए, इसको ऐसे मिला दिया जाए और इसको इस तरह से, ठीक, ये हो गया आपका। तो ध्यान से समझिएगा इसको। अब ये संरचना कैसी बन रही है, अष्टफलकी बनेगी। ठीक, अब इसको भी अगर हम ऐसे ऐसे करके ध्यान से देखिए यहां मिला दें, ये मिला दिया जाए, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद अगर हम क्या कर दें तो यहां पर भैया हम कर देते हैं कैसे, ये चीज, और यहां पे भी हम आते हैं, ठीक है, और यहां पे इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं, ऐसे, और ये आपका ऐसे,
ठीक, और बाकी ये आपका इस तरह से ऐसे, और ये यहां से ऐसे। अगर आप देखें तो ये कैसी संरचना बन रही है? अष्टफल की। देखते हैं क्या अष्टफलक है? एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है। आप कहेंगे अष्टफल की कहां? तो भैया एक आगे भी है, एक पीछे भी है। वो थोड़ी ना दिखेगा, इसके पीछे वाला नहीं दिख रहा और आगे का भी जो उभरा हुआ भाग रहेगा वो नहीं। यानी एक जैसे क्या होता है, अष्टफलक जैसे डायमंड होता है उसी तरह का ये संरचना बनाएगा। ये 90 डिग्री का कोण इसके साथ। तो ये कैसी संरचना बन जा रही है? अष्टफल की। ठीक, कैसी संरचना? अष्टफलकी बन जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा भैया वर्नर का सिद्धांत। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी इसमें टॉपिक है, हमने बताया ना, एक समावयवता, भाई तो मतलब एक दो लाइन में पूछ लेता है। ठीक है, जब हम 2-3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे तो उसको करवा देंगे, परेशान ना रहो। और आपका एक IUPAC नामकरण होता है, उसके लिए तो बोल दिया वीडियो देख लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, देख लेना। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार टॉपिक का निपटारा हम सिंपल तरीके से हमेशा करते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।